क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस शख्स को आप अपना सहारा समझकर बरसों उसकी गुलामी करते रहे, वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकले? क्या हो अगर आपको पता चले कि आप जिस गुर्बत और जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो आपकी तकदीर नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये कहानी है एक ऐसे यतीम लड़के की जिसके अपनों ने उसे जिंदा दरगोर कर दिया था। इस लर्जाखेज दास्तान को आखिर तक सुनिएगा और नीचे कमेंट में हमें बताइए कि क्या आपके ख्याल में पैसों की हवस इंसानियत से बड़ी हो सकती है। इस कहानी को शेयर करें ताकि कोई दूसरा यतीम किसी मामू के जुल्म का शिकार न हो। मेरा नाम असद है। 10 साल की उम्र में जब मेरे वालदैन एक कार हादसे में जाँ बहक हुए तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है। मेरे मामू जो शहर के एक मुअज्जज ताजर माने जाते थे, मुझे अपने घर ले आए। शुरू में मुझे लगा कि वो मेरे दुख का मदावा करेंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनका रवैया बदलता गया। मैं उस घर का भांजा नहीं, बल्कि एक ऐसा नौकर बन गया जिसकी कोई तनख्वाह नहीं थी। मामू अक्सर मेहमानों के सामने फख्र से कहते, इसका बाप मुझ पर करोड़ों का कर्ज छोड़कर मरा था। मैं तो एहसान कर रहा हूँ जो उसे छत और रोटी दे रहा हूँ। मैं खामोशी से सर झुका लेता। स्कूल छुड़वा दिया गया और मेरी जिंदगी सुबह सवेरे से रात गए तक झाड़ू पोंछे, बर्तन धोने और मामू के जूते पॉलिश करने तक महदूद हो गई। एक दिन मामू किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। मेहमानी ने मुझे हुक्म दिया कि मामू की स्टडी रूम की वो पुरानी अलमारी साफ करूं जिसे बरसों से नहीं खोला गया था। मैंने डरते डरते सफाई शुरू की। अलमारी फाइलों और पुराने कागजात से भरी हुई थी। अचानक एक खाकी रंग की मोटी फाइल फर्श पर गिरी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मेरी नजर अपने वालिद के नाम पर पड़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फाइल खोली तो अंदर मेरे वालिद की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। उसकी मालियत देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो 10 करोड़ रुपए की पॉलिसी थी, लेकिन सदमा अभी बाकी था। उसी फाइल के नीचे एक और कागज था, मेरा डेथ सर्टिफिकेट। मामू ने मेरे वालदैन की वफात के ठीक एक माह बाद मेरा जैली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था, ताकि वो कानूनी तौर पर मेरे वालिद की तमाम जायदाद और इंश्योरेंस की रकम के अकेले वारिस बन सके। उन्होंने कागजात में दिखाया था कि हादसे में लड़का यानी मैं भी हलाक हो गया। वो रकम हड़प कर ली गई थी और मैं उनके सामने जिंदा होते हुए भी कागजात में मर चुका था। मैं अभी वो कागजात देख ही रहा था कि पीछे से मामू की गरजदार आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लर्ज उठा। फाइल मेरे हाथ से छूट कर गिर गई। मामू कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने जमीन पर बिखरे कागजात देखे और उनका चेहरा जर्द पड़ गया। वो समझ गए कि उनका बरसों पुराना राज फाश हो चुका है। तो तुमने देख लिया, उन्होंने सर्द लहजे में कहा और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम एक वफादार कुत्ते की तरह मेरी खिदमत करते रहोगे, लेकिन तुमने अपनी मौत के परवाने पर खुद दस्तखत कर दिए हैं। वो मेरी तरफ बढ़े। उनके हाथ में वो भारी पीतल का पेपर वेट था जो मेज पर रखा होता था। मैं पीछे हटा। मेरा दम घुट रहा था। मामू, मैंने आपको अपना बाप माना था। आपने मेरे साथ ये क्यों किया? बाप? वो हंसे। पैसा सबसे बड़ा रिश्ता है असद। उस 10 करोड़ ने मुझे शहर का सेठ बनाया है। अब मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर अपनी इज्जत और दौलत दांव पर नहीं लगा सकता। उन्होंने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं जवान था और बरसों की मुशक्कत ने मुझे जिस्मानी तौर पर मजबूत बना दिया था। मैंने उनका वार रोका और उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, मगर ममानी बाहर खड़ी थी। उनके हाथ में किचन का छुरा था। वो भी उस जुर्म में बराबर की शरीक थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने स्टडी रूम की खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर छलांग लगा दी। मेरे हाथ पांव जख्मी हो गए, मगर मैं भागता रहा। मैं सीधा थाने पहुंचा, लेकिन मुझे डर था कि मामू की असर रसूख की वजह से पुलिस मेरी बात नहीं सुनेगी। इत्तेफाक से वहाँ एक नौजवान इंस्पेक्टर मौजूद था जिसका अभी हाल ही में तबादला हुआ था। मैंने उसे रोते हुए सारी दास्तान सुनाई और वो फाइल दिखाई
جو میں بھاگتے ہوئے اپنی قمیض کے اندر چھپا لایا تھا۔ فائل میں موجود میرا جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور میرے والد کی پالیسی کے کاغذات اتنے ٹھوس ثبوت تھے کہ انسپکٹر فوراً حرکت میں آ گیا۔ پولیس نے اسی وقت ماموں کے گھر پر چھاپا مارا۔ وہاں تلاشی کے دوران مزید ایسے کاغذات ملے جن سے ثابت ہوا کہ انہوں نے نہ صرف انشورنس بلکہ میرے والد کے بینک اکاؤنٹس بھی خالی کیے تھے۔ عدالت میں کیس چلا۔ ماموں نے بہت کوشش کی کہ رشوت دے کر بچ جائیں، لیکن میڈیا کی توجہ اور ڈیجیٹل ریکارڈز نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ ان کے اپنے وکیل نے اعتراف کیا کہ دستخط جعلی تھے۔ انصاف ہوا۔ ماموں اور ممانی کو 14 قید کی سزا سنا دی گئی اور ان کی تمام جائیداد ضبط کر کے میرے نام کر دی گئی۔ وہ گھر جہاں میں نے برسوں جھاڑو لگایا تھا اب قانونی طور پر میرا تھا۔ آج میں اس عظیم الشان گھر کے برآمدے میں بیٹھ کر اپنے ماضی کی تلخیوں کو یاد کرتا ہوں۔ دولت تو واپس آ گئی، مگر وہ 20 سال جو میں نے ذلت میں گزارے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ حرام طریقے سے کمائی گئی دولت کبھی سکون نہیں دیتی۔ ماموں کروڑ پتی تو بن گئے، لیکن ان کی زندگی ہمیشہ خوف اور جرم کے سائے میں رہی۔ قرآن و حدیث میں یتیم کا مال کھانے والے کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کا نظام دیر سویر ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا ہی دیتا ہے، سچ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو لگے۔ ایک نہ ایک دن وہ باطل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ کیا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بچہ ہے جو اپنوں کے ظلم کا شکار ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی یتیم کی آنکھوں میں وہ خاموش آنسو دیکھے جو وہ کسی کو نہیں دکھا پاتے؟ یاد رکھیں، خاموشی بھی ظلم میں شرکت ہے۔ آج ہی عہد کریں کہ آپ کسی بھی یتیم یا بے سہارا پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ آپ کے خیال میں اسد کو اپنے ماموں کو معاف کر دینا چاہیے تھا، یا جو سزا ملی وہ کافی ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔